नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7वां लेसन स्टार्ट करते हैं। 7वां लेसन है हमारा 12th बायोलॉजी का वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ये लेसन नंबर 7 है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, किसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे? यानी पौधे के विभिन्न वायवीय भागों से। कौन से भागों से? वायवीय भागों से। पौधों के विभिन्न वायवीय भाग वे होते हैं जो वायु के अंदर रहते हैं, अर्थात तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल वगैरह होते हैं, ये वायवीय भाग कहलाते हैं। तो पौधे के विभिन्न वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन या वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब हम बात करें वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ, यानी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। टाइप कितने होते हैं? सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? वाष्पोत्सर्जन कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्र यानी कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। जैसे पत्ती होती है, पत्ती की सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, जैसे ये छिद्र टाइप में होते हैं। इन रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अर्थात पादपों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग होती हैं। पादपों में जो पत्तियां होती हैं वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग है। इनकी सतह पे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इनकी सतहों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जिनसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है? 50 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहां से होता है? रंध्रों से होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना? 50 से 97% रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। दूसरा हम बोलते हैं उपत्वचीय, यानी क्यूटिकुलर, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रों को अपन स्टोमेटा बोलते हैं। ये उपत्वचा यानी क्यूटिकुलर, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में तो कितना हो रहा है? 50 से 97%। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है? पत्ती में पाए जाने वाले रंध्रों से। अब हम बात करें मरुद्भिद पादपों की। मरुद्भिद पादपों की बात करें तो इन पादपों की पत्तियों पर उपत्वचा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपत्वचा, जिसको अपन इंग्लिश में क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। यानी मरुद्भिद पादपों की पत्तियों पर उपत्वचा यानी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल एक मोम के टाइप में परत होती है, एक मोमीय परत पाई जाती है। उपत्वचा, अपन ने इस क्यूटिकल को झिल्ली के बारे में पढ़ा था।
तो ये अपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। क्यूटिकल किसकी तरह व्यवहार करती है? अपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, अर्थात क्यूटिकल जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। लेकिन कई जगहों पर भाई मरुद्भिद पादपों की पत्तियों पे क्यूटिकल पाई गई, लेकिन कई जगह पे क्यूटिकल टूटी हुई या बहुत पतली होती है, क्यूटिकल है वो टूटी हुई या बहुत पतली होती है। अब टूटे हुए क्यूटिकल या पतली क्यूटिकल से जल का वाष्प के रूप में निकलना, या टूटी हुई क्यूटिकल से या जहाँ पे बहुत पतली है क्यूटिकल वहां से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दोबारा समझो, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों पर उपत्वचा यानी क्यूटिकल अर्थात मोम की एक परत पाई जाती है। वो जल के लिए अपारगम्य है, यानी जल की हानि को रोकती है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी है। तो क्यूटिकल पानी के मतलब उत्सर्जन को या वाष्पोत्सर्जन को कम करेगी। तो और कई जगहों पर क्यूटिकल या तो टूटी हुई होती है या बहुत पतली होती है, वहां से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। ये कितना होता है? 3 से 10% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो उपत्वचा के माध्यम से होती है। तीसरा हमारा बिंदु आता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र किसे कहते हैं? वात यानी वायु और रंध्र यानी छिद्र, यानी वायु के छिद्र होते हैं। वायु के क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनको अपन वातरंध्र कहते हैं। अब देख समझना, काष्ठीय पौधों के तनों पर, जैसे काष्ठीय पौधे हैं इनके तने पे, या फलों के ऊपर, जैसे ये कोई फल है, इस फल के ऊपर तने पर, फल पर छोटे छोटे ऐसे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। इनसे जल की वाष्प के रूप में जो हानि होती है, यानी वातरंध्रों से जल की वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाती है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का, अर्थात वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% वाष्पोत्सर्जन किन से होता है? वातरंध्रों से होता है। अब नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा, अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, हाँ भाई, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अध्ययन के लिए अपन सबसे पहले रंध्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। हाँ, पत्ती में सबसे बाह्य त्वचा पत्ती है। जैसे अपन पत्ती की एक काट काटते हैं, जैसे ये पत्ती की काट है, तो ये ऊपरी त्वचा है, ये निचली त्वचा है। तो अपन क्या कहेंगे? पत्ती की सबसे बाह्य परत को हम अधिचर्म बोलते हैं। अधिचर्म, तो ये ऊपरी अधिचर्म हो जाएगी और ये निचली अधिचर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निचली अधिचर्म। यानी पत्ती की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं, जो पृष्ठ सूर्य के सामने होता है। यानी जैसे पत्ती है, ये जैसे पत्ती है, ये सूरज के सामने है, तो ये वाले जो सतह है
ये जो सूरज के सामने होती है उसे हम ऊपरी अधिचर्म, और जो इसके ठीक विपरीत है, नीचे की ओर है, उसको हम निचली अधिचर्म कहते हैं। जैसे ये पत्ती है, डायरेक्ट जो सूरज के सामने सूरज की किरण इसके ऊपर आकर गिर रही है, ये वाली, ये सतह तो क्या कहलाएगी, ऊपरी अधिचर्म, और ठीक इसके नीचे क्या कहलाती है, निचली अधिचर्म कहलाती है। हाँ भाई, तो पत्ती की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं, अधिचर्म। जो सूरज के सामने होती है उसे ऊपरी अधिचर्म, जो सूरज के ठीक विपरीत अर्थात ऊपरी अधिचर्म के ठीक विपरीत होती है उसको अपन निचली अधिचर्म कहते हैं। दोनों अधिचर्मों के मध्य में ये जो बीच वाला भाग है, यहां से यहां तक का, इसको पर्ण मध्योतक कहा जाता है। पर्ण मध्योतक कहते हैं। दोनों अधिचर्म के बीच का भाग क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक कहलाता है। द्विबीजपत्रियों में जो पर्ण मध्योतक है ना, वो दो भागों में विभक्त होता है। एक तो इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, यानी जिनकी लंबाई तो अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई तो अधिक और चौड़ाई कम होती है, यानी खंबे नुमा होती है, तो इनको तो अपन खंबोतक बोलते हैं। और फिर कुछ इस तरह से स्पंज टाइप में होती हैं। तो दो भागों में बांट दिया, ये वाला खंबोतक और ये वाला भाग है, इसको अपन स्पंजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंजी ऊतक। द्विबीजपत्रियों में पर्ण मध्योतक को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। खंबोतक की जो कोशिकाएं हैं वो खंबे नुमा अर्थात लंबी अधिक और चौड़ी कम होती हैं, और स्पंजी ऊतक दो भागों में बांटा जाता है। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की, पत्ती तीन प्रकार की होती हैं। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक अपन पढ़ते हैं, नंबर एक, जैसे अधोरंध्री। अधोरंध्री पत्तियां वे पत्तियां हैं जिनमें रंध्र केवल निचली अधिचर्म पे पाए जाए। यहाँ पे केवल इस अधिचर्म, निचली अधिचर्म पर केवल क्या पाए जाए, यानी रंध्र केवल निचली अधिचर्म पर उपस्थित। रंध्र केवल कहां पे उपस्थित, निचली अधिचर्म पर। तो ऐसी पत्ती को हम क्या कहेंगे, अधोरंध्री पत्ती बोलेंगे। यानी जब रंध्र केवल पत्ती की निचली अधिचर्म पे पाए जाएं तो उसे हम अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। अब ये जो अधोरंध्री पत्तियां हैं ना, इनका अगर एग्जाम्पल लें, सेब संतरा के अंदर, सेब में, संतरा में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, अधोरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। तो अधोरंध्री पत्तियों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सेब प्रकार की। इनको सेब प्रकार की पत्ती भी कहते हैं, सेब प्रकार की पत्ती भी कहते हैं। कौन सी को, अधोरंध्री पत्ती को सेब प्रकार की पत्ती भी कहते हैं। दूसरी पत्तियां होती हैं जिनमें जो रंध्र हैं वो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। रंध्र हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। नंबर 2 आ जाएगा आपका उभयरंध्री। उभयरंध्री यानी रंध्र ऊपरी व निचली दोनों अधिचर्मों पर उपस्थित।
दोनों अधिचर्मों पर उपस्थित। उभयरंध्री यानी रंध्र ऊपरी और निचली दोनों अधिचर्मों पर पाए जाएं तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं? उभयरंध्री। इसके एग्जाम्पल हैं जई, मक्का, घासें वगैरह होती हैं, वो सारी किस्में आती हैं उभयरंध्री, यानी जैसे बाजरा है, इसके अलावा गेहूं है, उनके अंदर पत्तियां कैसी पाई जाती हैं? उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। इन पत्तियों को जई प्रकार की पत्ती बोलते हैं, जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं, जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। किन में पाई जाती हैं ये? अधिकांश एक बीज पत्रियों में, एक बीज पत्रियों में। और इधर अपन ने देखा था अधोरंध्री में, ये किन में पाई जाती हैं? अधिकांश द्विबीज पत्रियों में, द्विबीज पत्रियों में अधोरंध्री पत्ती पाई जाती हैं। अधिकांश एक बीज पत्रियों में उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। अब तीसरी प्रकार की पत्तियां होती हैं जिन्हें अपन अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। तीसरी कैसी हैं? अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। तीसरी को क्या कहेंगे? अधि यानी ऊपर और रंध्र यानी रंध्र, यानी रंध्र केवल कहां पाए जाएंगे? ऊपरी अधिचर्म। रंध्र केवल ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाते हैं, अधिचर्म पर उपस्थित होते हैं। रंध्र केवल कहां पे उपस्थित होते हैं? ऊपरी अधिचर्म पर उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कुमुदनी यानी वाटर लिली, कुमुदनी व अन्य प्लावी, प्लावी यानी तैरने वाले प्लावी पौधे, तो इनको कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहा जाता है, यानी इन्हें कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। उनको किसको? अधिरंध्री पत्तियों को कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। यानी अधिकांश जलोद्भिदों में, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? अधिकांश जलोद्भिद में कैसी पत्तियां पाई जाती हैं? अधिरंध्री। अधोरंध्री द्विबीज पत्रियों में, उभयरंध्री एक बीज पत्रियों में, अधिरंध्री अधिकांश जलोद्भिद पादपों में पाई जाती हैं। अब रंध्र की हम संख्या की बात करें रंध्र की संख्या, हाँ, रंध्र की संख्या भाई ऊपरी पृष्ठ पे ज्यादा है कि निचली पृष्ठ पे ज्यादा है, तो वो रंध्रों की संख्या कहलाती है कि कितने भाई ऊपरी पृष्ठ पे ज्यादा है या निचली पृष्ठ पे ज्यादा है या ऊपरी पृष्ठ पे नहीं है, तो संख्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करें रंध्र की संरचना की। रंध्र की संरचना की बात करें तो अधिकांश जो अपन द्विबीज पत्रियों की बात कर रहे हैं, द्विबीज पत्रियों में जो रंध्र की संरचना होती है, तो रंध्र के अंदर दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। कैसी? सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। इनको अपन गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं, गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। हाँ भाई, तो अधिकांश द्विबीज पत्रियों में जो रंध्र हैं
दो वृक्काकार कोशिकाओं से बना होता है, जिनको अपन द्वार या फिर रक्षक कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनके मध्य में एक छिद्र होता है। इसी छिद्र को हम क्या कहते हैं? रंध्रीय छिद्र कहते हैं। रंध्रीय छिद्र यानी ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं दोनों कोशिकाएं कि आपस में बीच में एक छिद्र बना लेती हैं। इसी छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्रीय छिद्र कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की भित्ति, अगर बात करें इनकी भित्ति की, तो ये तो रंध्रीय छिद्र की ओर की भित्ति है, ये वाली, और ये बाहर की ओर की, ये वाली, ये बाहर की ओर है। तो हम बात करें रंध्रीय जो द्वार कोशिकाओं की भित्ति जो रंध्रीय छिद्र की ओर होती है, वो तो क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है, और बाहर वाली जो है वो थोड़ी सी पतली होती है। रंध्रीय छिद्र की ओर वाली जो भित्ति है वो मोटी, और बाहर वाली जो भित्ति है वो कैसी होती है? पतली होती है। अब इन रंध्रों के चारों ओर इस तरह से अन्य कोशिकाएं होती हैं, जिनको अपन सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब देखो, जब कोशिका स्फीत होती है, यानी ये जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होंगी, जब द्वार कोशिकाएं स्फीत यानी फूलती हैं, जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र यानी द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने पर रंध्र खुल जाते हैं, व सलथ होने पर रंध्र सलथ होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। ध्यान रखना, द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होंगी अर्थात फूलेंगी तो रंध्र खुलेंगे, और जब सिकुड़ेंगी या सलथ हो जाएंगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अब देखो ये कैसे होता है? स्फीत होती हैं तो रंध्र कैसे खुलते हैं, सलथ होती हैं तो रंध्र बंद कैसे होते हैं? जब द्वार कोशिकाओं में पानी भरता है, स्फीत होती हैं अर्थात फूलती हैं, तो द्वार कोशिकाओं की बाहरी जो भित्ति है पतली है, ये और बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, बाहर की ओर खिंचती है। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तो द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति जो पतली है वो बाहर की ओर खिंचती है, जिससे अंदर वाली भित्ति भी बाहर की ओर खिंच जाती है, जिससे अंदर वाली भित्ति भी और बाहर की ओर खिंच जाती है, और रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये इधर खिंचेगी और रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। सलथ अवस्था में ये अंदर की ओर आएगी, बाह्य भित्ति भी, ये भी अंदर की ओर आएगी, ये भी अंदर आएगी, ये भी अंदर की ओर आएगी, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? ऐसे बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाता है? फिर बंद हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्फीत अवस्था में द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति जो पतली झिल्ली वाली है वो फूलकर बाहर की ओर खिंचती है, जिससे अंदर वाली भी बाहर की ओर खिंच आती है और रंध्र खुल जाता है। सलथ अवस्था में द्वार कोशिकाएं पूर्वत हो जाती हैं, यानी पहले जैसी हो जाती है, अर्थात बाह्य भित्ति है वो भी अंदर की ओर और आंतरिक भित्ति है वो भी अंदर की ओर खिंच जाती है, रंध्र छिद्र की ओर, और रंध्र बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाई जा रही हैं? सहायक कोशिकाएं। और पत्तियों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंध्रों की जो संख्या है वो लेकर 100 से
60,000 तक हो सकती है। रंध्रों की संख्या है वो पत्तियों में कितनी हो सकती है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।